चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं 12वीं सदी में। यहाँ हम जानेंगे महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वीरता, विश्वासघात और आखिर में प्रतिशोध की एक पूरी गाथा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक विलेन से। नाम था सुल्तान मोहम्मद गौरी, गजनी का शासक। उसकी नजरें दिल्ली की बेशुमार दौलत पर गड़ी हुई थीं। उसका बस एक ही सपना था, कैसे भी करके गजनी को हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया बना दिया जाए। लेकिन गौरी और दिल्ली के खजाने के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। दिल्ली के शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान, वो सिर्फ एक महान राजा नहीं थे, बल्कि हर युद्ध कला में माहिर थे। और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी शब्दभेदी बाण चलाने की कला। मतलब दो ताकतें, दो इरादे और टकराव तो होना ही था। तो बस अपने लालच को पूरा करने के लिए गौरी दिल्ली पर हमला कर देता है और यहीं से इन दोनों शासकों के बीच पहली बड़ी जंग का आगाज होता है। देखिए, लड़ाई तो बहुत जबरदस्त हुई, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सेना के आगे गौरी की सेना ज्यादा देर टिकी नहीं पाई। नतीजा, गौरी की बुरी तरह हार हुई और उसे पकड़कर बंदी बना लिया गया। अब सोचिए, गौरी जंजीरों में जकड़ा हुआ पृथ्वीराज के सामने खड़ा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है। तब पृथ्वीराज अपने राजपूत धर्म का मान रखते हुए उसे ये कहकर माफ कर देते हैं कि हम निहत्तों पर वार नहीं करते। लेकिन पृथ्वीराज के सबसे करीबी दोस्त और राजकवि चंदबरदाई इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने चेतावनी भी दी कि ये दया आगे चलकर बहुत महंगी पड़ेगी, और उनकी ये बात एक तरह से आने वाले तूफान का इशारा थी। तो एक तरफ गौरी वापस गजनी जाकर बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ एक और खतरा पृथ्वीराज के बहुत करीब, उनके अपने ही घर में पनप रहा था। ये खतरा थे कन्नौज के राजा जयचंद। वो पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती हुई शोहरत और ताकत से जलते थे, बहुत जलते थे। उनके दिल में ईर्ष्या की आग इस कदर भड़क चुकी थी कि वो पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। और ये मौका जयचंद को मिला अपनी ही बेटी संयोगिता के स्वयंवर में। उन्होंने पृथ्वीराज को जलील करने के लिए एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश रची। जयचंद ने क्या किया? उन्होंने स्वयंवर में पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को बुलाया, सिवाय एक के, पृथ्वीराज चौहान। इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान करने की हद पार कर दी। उनकी मिट्टी की एक मूर्ति बनवाई और उसे एक द्वारपाल की जगह महल के मेन गेट पर खड़ा कर दिया। लेकिन जयचंद एक बात से बिल्कुल अनजान थे। उनकी अपनी बेटी संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज को अपना सब कुछ मान चुकी थी, और उन्होंने चुपके से एक खत पृथ्वीराज को भेज दिया जिसमें लिखा था कि आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। अब स्वयंवर का दिन आया। संयोगिता एक एक करके सभी राजाओं के सामने से गुजर गईं, किसी को नहीं चुना, और फिर वो सीधे उस मूर्ति के पास गईं और वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी। और ठीक उसी पल, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, पृथ्वीराज चौहान वहां आ पहुंचे और संयोगिता को अपनी पत्नी मानकर भरी सभा से अपने साथ ले गए। जाहिर है, इस घटना के बाद जयचंद का सिर शर्म और गुस्से से झुक गया। अब उनके लिए बदला लेना राज्य की सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी हो गया था। और गुस्से में इंसान क्या नहीं करता। जयचंद ने सीधे पृथ्वीराज के सबसे बड़े दुश्मन मोहम्मद गौरी को पैगाम भेजा। उसने कहा, तुम दिल्ली पर फिर से हमला करो, इस बार मेरी सेना तुम्हारा साथ देगी। शर्त बस इतनी थी कि गौरी को दिल्ली का खजाना मिलेगा और जयचंद को दिल्ली की गद्दी। और बस इसी के साथ दूसरी और भी भयानक लड़ाई की जमीन तैयार हो गई। इस बार पृथ्वीराज के सामने सिर्फ गौरी नहीं, बल्कि गौरी और जयचंद की मिलीजुली एक बहुत बड़ी सेना थी। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। अपनों की गद्दारी के आगे पृथ्वीराज की सेना इतनी बड़ी ताकत का सामना नहीं कर सकी। इस युद्ध में उनकी हार हुई और गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। जीत के बाद गौरी जयचंद की तरफ मुड़ा और बोला, जो अपने मुल्क का सगा नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। और ये कहकर गौरी ने जयचंद को भी मौत के घाट उतरवा दिया। गद्दार का यही अंजाम होता है। उधर पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, और अब उन्हें उसी सुल्तान के जुल्म सहने थे जिसे उन्होंने कभी रहम दिखाकर जिंदा छोड़ दिया था। गौरी के सामने सिर झुकाने से मना करने की सजा बहुत भयानक थी।
गौरी गुस्से से पागल हो गया और उसने गर्म सलाहों से पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ने का हुक्म दे दिया। ये खबर जब चंद बरदाई को मिली तो वो अपने दोस्त के लिए गजनी तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने गौरी को अपनी बातों के जाल में फंसाया और उसे एक तीरंदाजी का खेल रखने के लिए राजी कर लिया, ताकि दुनिया पृथ्वीराज का आखिरी करतब देख सके। और खेल के दौरान चंद बरदाई ने ये मशहूर दोहा पढ़ा। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक कोड था, एक गुप्त संदेश जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज को बिल्कुल सटीक अंदाज में बताया था कि सुल्तान गौरी कहाँ और कितनी दूरी पर बैठा है। बस फिर क्या था, सिर्फ गौरी की आवाज और अपने दोस्त चंदर बरदाई के शब्दों को सुनकर पृथ्वीराज ने अपना शब्दभेदी बाण चलाया। तीर सीधा सुल्तान के गले में जा लगा और गौरी ने वहीं दम तोड़ दिया। बदला पूरा हुआ। गौरी को मारकर दोनों दोस्तों ने अपना आखिरी वादा भी निभाया। दुश्मनों के हाथों अपमानित होकर मरने से अच्छा उन्होंने एक दूसरे की जान लेकर वीर गति को पाना समझा। तो पृथ्वीराज चौहान की ये गाथा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतिहास को देखें तो दया दिखाना एक अच्छा गुण है, या कभी-कभी ये एक बहुत बड़ी, एक घातक भूल भी साबित हो सकती है। इस पर सोचने की जरूरत है।